के ना, लेकिन उससे पहले उनको था ही नहीं। तो मेरी शादी जब हुई ना, तो उनकी शादी के हो गए थे, 4 कैंसिल हो गए। तो मैं कहूँ कि अल्लाह ने खैर करे, मैंने अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू हियर मी? Students, are you able to listen me? Postaren? I think 16 students are there. जी सब कैसे हैं जी? आई एम ऑल्सो फाइन, आई होप तुम सब भी ठीक होगे। हाउ वाज योर ईद एंड खबा शबा थिंग्स अराउंड यू? आई होप थिंग्स विल बी फाइन एट योर एंड। कैसी रही है जी सबकी ईद? खैरियत से गुजर गई है? वालेकुम अस्सलाम। वापसी पढ़ाई की तरफ, अब फाइनली वेलकम बैक। अब जो है ना हम इंशाल्लाह जहाँ से हमने अपने टॉपिक्स वगैरह जो हैं वो ख़त्म किए थे, वहीं से हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, तो उसको हम स्टडी करते हैं। मीन वाइल आई विल एडवाइस के पिछले जितने भी टॉपिक्स हैं, प्लीज़ जो यू गाइस हैव टाइम उसको रिवाइज करो, उसको बार बार कम से कम उसको रीड आउट ही कर लो। हाँ नीलम ठीक कह रही हो कि येस इट वाज क्वाइट बिजी, नो डाउट, नो डाउट कि जो है ना वो स्पेशली ईद उल अज़हा जो है वो तो बहुत ही बिजी होती है ना, उस पर तो फुल टाइम फुल फ्लैज जो है। और इस दफ़ा तो थर्ड डे का ऑफ भी नहीं था, मंडे का, बट एनीवेज सब फिट रहा है। अब जी कितने बच्चे ऑनलाइन हो गए हैं जी? 19 स्टूडेंट्स आर ऑनलाइन, रिमेनिंग जितने भी हैं वो भी जल्दी से ऑनलाइन हो जाएं। जी जी आई विल डिलीवर द रिजल्ट सून। अच्छा वाइवा में ये बहुत मसला था। एक तो डेफिनेटली तुम लोगों के लिए भी एक्सपीरियंस विद जूम, दैट वाज द फर्स्ट टाइम, और उसके ऊपर जो नेटवर्क इश्यूज, नेटवर्क प्रॉब्लम उस दिन बारिश जैसे थी काफ़ी, तो दैट वाज आल्सो अ बिग प्रॉब्लम। कैन यू प्लीज स्टॉप नाउ? तो उसमें ये था कि जी ऐसा समटाइम्स हुआ है कि किसी की टर्न आई है तो साथ ही जी उसकी वीडियो गायब। ये वाइवा में फिर आपका वीडियो प्रेजेंस, फिजिकली प्रेजेंस होना जो है ना, दैट इज हाईली मैंडेटरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो। उसके बगैर तो हमें कंडक्ट करने का फ़ायदा कोई नहीं। और मैं तो हैरान, मेरे सामने देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स, तो उनकी टर्न जब आती थी ना, तो वो मैं खुद देख रही थी पड़ी होती थी, तो मैं वही कह रही थी किस तरह वाइवा का क्या फ़ायदा, अगर कोई क्वेश्चन पूछा है तो तुम लोग फौरन से पेज पढ़ना शुरू कर दो या देख लो। तो दैट वाज नॉट अबाउट द वाइवा। ठीक है, वाइवा का मतलब ये है कि आपको ज़बानी हिफ्ज वाली कहानी है कि जो पूछे वो आप फट से बोल लो। ठीक है, और तो है कि हम रखते पेपर वाले दिन है ताकि जैसे ही तुम लोग पेपर की तैयारी की है तो तुम लोग वाइवा में भी अपेयर हो सको उसी तरह से ना। तो इसमें तो कोई वो था ही नहीं कि सेपरेट कोई प्रिपरेशन थी ना। तो वाइवा की जो प्रिपरेशन थी वो तुम लोगों की एग्ज़ाम की ही प्रिपरेशन थी। ठीक है, तो एग्ज़ाम में तो हमारे पास थे ही एमसीक्यूज़, उसमें तो डेफिनेटली इजी भी था। मैं तो ये कहूँगी कि इट वाज इजी, और सिर्फ एमसीक्यूज़ होना एससीक्यूज़ ना होना तुम लोगों के लिए बड़ा अच्छा एक था। लेकिन हमने देखना लॉन्ग टर्म, हमने ये शॉर्ट टर्म नहीं देखना कि बस हमारा जी कॉलेज का चला गया। आई होप कि इंशाल्लाह अब तो जो डेडलाइन आई है 15 सितंबर से क्लासेस रिज्यूम हो रही हैं, और हमारी जो तैयारी, जो लैप्सेस है ना हमारे, वो हैं हमारे टेस्ट वगैरह, रिवीजन हमारी। तो उसमें तो मैंने ये कोशिश करनी है, तुम लोग ये मत सोचो कि यही सारा कुछ हम रिपीट ही करते रहेंगे। हमने, तुम लोगों ने तैयारी करनी है। वो कैसे करनी है? जिस दिन हम टेस्ट रखेंगे, एमसीक्यूज एससीक्यूज, तो प्लीज अभी साथ साथ कम से कम रीडिंग 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 मैं कहूँगी, समझ आती है नहीं आती, लेकिन अपने चैप्टर्स को रीड आउट करते रहो। 3-3 4-4 दफा रीड आउट करो ना, चीजें तुम लोगों के माइंड में बैठ जाएंगी, स्टक हो जाएंगी। यकीन करो ये रीडिंग इतनी इफेक्टिव हो सकती है। हाँ ठीक है, बेबी। तो इस वजह से जो है ना हमने रीडिंग करनी है जी। अच्छा जी, मैं मेरी वॉइस वगैरह क्लियर है? क्योंकि अगर मेरी तरफ से कोई इंटरप्शन होगी तो ये फिर सबको होगी। ठीक है,
किसी एक स्टूडेंट को नहीं होगी। अगर तुम लोगों के एंड पे होगी तो फिर इसका मतलब है कि इंडिविजुअल होगी। ठीक है, तो फ्रॉम माई साइड अभी तक तो सिग्नल्स बड़े अच्छे जा रहे हैं, लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम है प्लीज रिकनेक्ट। ठीक है, क्या कहते बोल। चलो जाओ। ठीक है, तो जैसे ही हमारा लेक्चर अपलोड होता है ना, आज हम जो है हार्मोन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हार्मोन्स हमने कर तो नहीं लिए थे, कहीं किए थे हमने हार्मोन्स वाला चैप्टर? वी हैव डन विद दैट और नॉट? बिकॉज मेरा ख्याल है कि हमने जो है ना, हम न्यूक्लिक एसिड्स तक थे। हैव वी डन विद हार्मोन्स और नॉट? तुम लोग जरा मुझे बताओ। क्लास हार्मोन्स हमने चैप्टर किया अभी कि नहीं? बेटा आप जाओ अंदर, ठीक, प्लीज, थैंक यू। ओके ओके फाइन, ठीक है जी, तुम लोगों ने किया। असल में देखो, ज्यादा क्लासेस को पढ़ाते हैं मिक्सअप हो जाता है कि पता नहीं किसको हार्मोन्स करवाए हैं किसको नहीं करवाए हैं, तो दैट्स वाई ना। जैसे ही अपलोड होता है तो वी विल मूव टुवर्ड द बेसिकली हार्मोन्स। अच्छा, दैट इज इजियर वन। ठीक है, हार्मोन्स एज सच इतना नहीं है, क्योंकि उसमें ज़ाहिर है क्लिनिकल वाली साइड से भी ज़्यादा रिलेटेड है, लेकिन उसमें ये चीज़ है कि कंसंट्रेट तो हमने डेफिनेटली, फोकस तो हमने करना है। ठीक है, तो इसमें ये है कि इंटरेस्टिंग भी है, इतना मुश्किल भी नहीं है। बाकी मैं कोशिश करूंगी स्लाइड्स तुम लोग करो, लेकिन एक छोटे से नोट्स भी दे दूं क्योंकि थोड़े से लेंथी हैं। ये है इसमें हार्मोन्स जो है ना, थोड़े से जो है ना वो लेंथी जरूर हैं, ये इसकी एक चीज है। तो आई विल गिव यू शॉर्टर नोट्स। ठीक है, तुम लोग की आसानी के लिए ना, कि ताकि तुम लोग ना जो है, हाँ जी बिल्कुल, तुम लोग अपनी अटेंडेंस में तुम लोगों के भी लेती हूँ, तो क्योंकि मॉडरेटर भी मैं ही हूँ तुम लोगों की, तो आज अटेंडेंस भी मैं तुम लोगों की जो है ना, आई विल टेक द अटेंडेंस ऑल्सो, बट आई विल टेक एट द एंड, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ना वो इनरोल हो जाएं। तो उसके बाद फिर हम जो है ना वो तुम लोगों की अटेंडेंस को जो है ना जी वो कंडक्ट करें। ठीक है, इसके अलावा जो है जी, एक सेकेंड, जैसे ही अपलोड होते हैं ना तो फिर हम लोग जो है ना, क्योंकि मैं जैसे ही अपलोड होता है तो वी विल मूव टुवर्ड्स द हार्मोन्स। ठीक है, अच्छा, आप तुम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स और एंजाइम्स हमने किए हैं कि नहीं? कार्बोहाइड्रेट्स किया हमने, प्रोटीन्स किया हमने, लिपिड्स किए हैं और न्यूक्लिक एसिड्स किए हैं मेरे ख्याल में। मेरा ख्याल है कि हमने एंजाइम्स भी नहीं किए तुम लोगों ने। इज दिस ट्रू और नॉट? हैव यू डन विद एंजाइम्स और नॉट? एंजाइम्स थोड़ा सा शायद तुम लोग को टफ लगे, मैंने इसलिए हार्मोन्स थोड़े स्टार्ट करवाए हैं। एक तो क्लिनिकल से रिलेटेड है, दूसरा इंटरेस्टिंग भी है, थोड़े शायद इजी लगेंगे। आई होप तुम लोग को इजी लगेंगे एज कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स ऑफ द बायोकेमिस्ट्री। तो एंजाइम्स का भी मुझे अच्छा ठीक है जी, वी हैव नॉट डन विद द एंजाइम्स। ठीक है, तो हमने एंजाइम्स भी इसका मतलब भी करने हैं। ठीक है, तो हमारे चैप्टर्स तो फिर अभी रहते हैं ना, तो हमें अब स्पीड पकड़ने की थोड़ी सी जरूरत है, जिसको तुम लोग जो है ना बिल्कुल लाइक नहीं करते। तो जी जैसे ही अपलोड होता है ना लेक्चर, तो हम अपना हार्मोन्स की तरफ आते हैं। अच्छा, अगर किसी ने एफएससी वगैरह की हुई है तो उसके लिए बहुत इजी होगा हार्मोन्स, बिकॉज हार्मोन्स बदल नहीं जाने। सिर्फ ये होता है हायर स्टडीज में कि आपकी थोड़ी सी ना डिटेल किसी भी सब्जेक्ट की टॉपिक की ज्यादा हो जाती है। ठीक है, हम जरा डेप्थ में पढ़ेंगे टॉपिक को। अदरवाइज जो हार्मोन्स हैं, सुने होगा तुम लोग, ग्रोथ हार्मोन है, इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स हैं, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। तो हार्मोन्स के नाम शाम फंक्शन उसके सब वही चीजें सेम है। ठीक है, सिर्फ ये है कि हम शायद थोड़ा सा इसको डिटेल्स में कर देंगे बस, अदरवाइज द थिंग्स विल बी सेम। तो जी जैसे ही अपलोड होता है तो हम जो है ना वो करते हैं इसको।
मेरा ख्याल है दैट इज अंडर द प्रोसेस। जैसे ही अपलोड होते हैं तो हम, अच्छा इसमें ना हार्मोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी है। अच्छा हार्मोन्स की डेफिनेशन अब तुम लोगों से पूछना, तुम लोग टाइप करना, डेफिनेटली दैट इज अ टफ थिंग ना, बट व्हाट इज हार्मोन बेसिकली ना। तो हार्मोन्स हमारे पास हैं, केमिकल कंपाउंड्स हैं, स्मॉल सॉल्युबल केमिकल कंपाउंड्स हैं, इजीली सॉल्युबल होते हैं, डिसॉल्व यानी कि हो सकते हैं ये, ठीक है। और दे आर इफेक्टिव इवन इन द स्मॉल अमाउंट्स, ठीक है। अगर स्मॉल अमाउंट्स में भी होना तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। एंड दे आर रिलीज्ड बाय द ग्लैंड्स इन आवर बॉडी, ठीक है। और ये ब्लड स्ट्रीम में हमारे जो है ना वो बेसिकली रिलीज होते हैं और ग्लैंड्स इसको सिक्रीट करती हैं। कौन सी ग्लैंड्स? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड, दीज आर द डक्टलेस ग्लैंड्स, ठीक है, डक्टलेस, ठीक है। जो हमारे पास जो है ना एक्सोक्राइन हार्मोन्स भी हैं, ऑटोक्राइन हार्मोन्स भी हैं, ठीक है। लेकिन हम जो पढ़ते हैं एंडोक्रिनोलॉजी वाले हार्मोन्स, ये हमारी बॉडी में होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। फॉर एग्जांपल जैसे तुम्हारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन में होती है, ठीक है। इसी तरह से जी हमारे पास है पेनक्रियाज, ठीक है, दैट इज अ ग्लैंड। इसी तरह से ओवरीज हैं, टेस्टिस हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स है, थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड है, एड्रीनल मेड्यूला है। तो दीज आर द बेसिकली 8 glands in our body which produce certain chemical compounds which are called as the hormones and they are like the chemical messengers। जिस तरह chemical messengers है ना, इसी तरह से hormones हैं। लेकिन इसमें एक दो फर्क है, वो ये है कि हार्मोन जिस साइड से रिलीज होता है ना कभी भी उस पर एक्ट नहीं करता। इसकी रिलीजिंग साइट और साइट ऑफ एक्शन जो है ना दैट इज डिफरेंट, ठीक है। तो द साइट फ्रॉम विच द हार्मोन हैज बीन रिलीज दैट इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स टारगेट साइट, ठीक है। अच्छा जी, वेलकम बैक, बैक आ जाओ जना। हाँ जी बिल्कुल, ये चैप्टर जो है दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द बुक। अगर तुम लोग फिजियोलॉजी पढ़ते हो ना तो उसकी बुक में है। बुक फिजियोलॉजी तुम लोग पढ़ते हो कि नहीं? तुम लोग फिजियो पढ़ते हो कि नहीं? जो फिजियोलॉजी है ना उसमें तो लाजमी होते हैं हार्मोन्स। तो मैं अक्सर फिर बच्चों को कह देती हूँ तुम लोग उसकी बुक से कर लो, नहीं तो ये जो मेरी स्लाइड्स है ना इसमें से कर लो। तीसरी चीज मैंने ये कही है कि स्लाइड्स थोड़ी सी लंबी होंगी, ज़ाहिर है हार्मोन्स थोड़े लेंथी हैं, लेकिन पेपर पर्सपेक्टिव व्यू से, क्योंकि आपका अगर 20 नंबर का पेपर है तो उसमें 2-2 3-3 नंबर के सवाल होते हैं। तो एक चैप्टर इतना लंबा करने का मेरा मतलब है, और जो मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि हाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, शायद हम इसको थोड़ा स्किप करके छोटा करके कर लें तो हमारा फायदा हो जाए। तो इस वजह से हम पढ़ेंगे सारे डिटेल में, और आई विल ट्राई कि मेरे पास ना एक छोटे से इसके नोट्स पड़े हैं जो अक्सर बच्चों को वो भी कम नहीं लगते, लेकिन वो 4-5 पेजेस के हैं हार्मोन्स के नोट्स, ठीक है। तो उसमें हार्मोन और उसकी जो डिजीजेज है ना, इस हार्मोन की डेफिशिएंसी से ये डिजीज हो रही है, वो थोड़ी एक्सप्लेन की हुई है। तो आई विल ट्राई कि अगर मुझे वो जैसे नोट्स मिल जाते हैं या जैसे कॉलेज ओपन होते हैं तो मेरे हमारे सीनियर सबके पास वो नोट्स होंगे, तुम लोगों के सीनियर्स के पास, ठीक है, स्टूडेंट्स के पास। तो वो आई विल टेक फ्रॉम दैट और फ्रॉम देम और फिर आई विल गिव इट टू यू, ठीक है। लेकिन मीनवाइल तुम लोग ये स्लाइड्स भी कर सकते हो, फिजियो पढ़ते हो तो फिजियो की बुक से भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये स्लाइड्स मैं शेयर कर दूंगी जो अगर अभी तक अपलोड नहीं हो रही, मेरे ख्याल में पता नहीं हैवी फाइल है या पता नहीं क्या मसला है। मैंने कॉलेज वालों को कहा है जैसे ही अपलोड करते हैं ना तो फिर हम शेयर करते हैं। अच्छा जी, तो हार्मोन स्मॉल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं, केमिकल मैसेंजर्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बॉडी में हैं, उनसे सिक्रीट होते हैं। जिस ऑर्गन जो हार्मोन, देखो पिट्यूटरी ग्लैंड ने हार्मोन रिलीज किया है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड ने हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन किधर है? तुम लोग के ब्रेन में। और ग्रोथ हार्मोन असर किधर कर रहा है? ग्रोथ हार्मोन कर रहा है तुम लोग की लेग्स पे, तुम लोग की फुट पे, ठीक है ना। ग्रोथ कर रहा है ना, इलोंगेशन कर रहा है बोन्स पे, बोन्स की इलोंगेशन, आर्म्स की इलोंगेशन, हाइट, फिजिक। तो आपका टारगेट ऑर्गन और साइट ऑफ एक्शन, साइट ऑफ रिलीज ऑर्गन जो है दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो ये हार्मोन की खूबी है कि जिस ऑर्गन से रिलीज होते हैं उस पर एक्ट नहीं करते, ठीक है। इसका साइड ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट होता है, और ये स्मॉल अमाउंट्स में भी काफी इफेक्टिव होते हैं। अब ये क्यों हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं हार्मोन्स, ठीक है, ये हर वक्त तो हमारी बॉडी में रिलीज नहीं होते। अब तुम देखो कि जैसे इंसुलिन है, सिंपल सी एग्जांपल जो तुम लोग की क्लिनिकल से मिलती जुलती है, जैसे इंसुलिन है, ठीक है। तो इंसुलिन का काम क्या है कि शुगर लेवल को कम करना,
लेकिन अगर तुम लोग खाना ही नहीं खा रहे, फास्टिंग है, रोज़ा रखा हुआ है, घर वालों से नाराज़ हो, खाना नहीं खा रहे हो, तो इंसुलिन हर वक्त रिलीज रहेगा, तो तुम लोगों की तो शुगर कभी हाई नहीं होने का, तो शुगर लो और हाइपोग्लाइसेमिक होके फेंट होके बंदा मर ही जाए। समझ आई मेरी बात? तो हर वक्त हार्मोन्स रिलीज नहीं होते हमारी बॉडी में, दे आर ओनली रिलीज वेन एवर दे आर नीडेड बाय आवर बॉडी, जब उनकी जरूरत होती है ये सिर्फ तब रिलीज होते हैं, ठीक है? हर वक्त रिलीज हो भी नहीं सकते, ठीक है? तो जब आपका प्लाज्मा ब्लड शुगर लेवल हाई होता है, तो उन लोगों में जिनमें इंसुलिन की बिल्कुल डेफिशिएंसी नहीं है, जो मरीज नहीं है, उनमें नेचुरली एक सिस्टम अल्लाह ने रखा है कि अगर ब्लड शुगर लेवल हाई है तो इंसुलिन उसको उस पे एक्ट करेगा, उसको रिड्यूस करेगा, ठीक है? तो हार्मोन रिलीज तब होता है जब इसकी जरूरत हो, ठीक है? तो अब क्यों रिलीज होता है? किसी स्टिमुलस, ठीक है, कोई इसको एंटीना, कोई रिस्पॉन्स इसको मिलेगा तो रिलीज होगा ना, कोई इसका स्टिमुलस होगा तो रिलीज होगा, कोई इसको समझ लो कोई मैसेज जाएगा तो रिलीज होगा, ऐसा नहीं है कि ये रिलीज हो जाए, ठीक है? तो वो मैसेजेस या वो चीज़ें क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं कि जिसकी वजह से हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं? सबसे पहले तो कोई भी आपका बायोकेमिकल मॉलिक्यूल जो एज ए स्टिमुलस एक्ट करे, फॉर एग्जांपल जैसे कि अलीजा जस्ट गो टू रोम, तो हार्मोन रिलीज हो रहा है, जैसे कि बायोकेमिकल मॉलिक्यूल जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज ने अब एज ए स्टिमुलस एक्ट किया है कि ग्लूकोज के लेवल बढ़ गए हैं, तो बॉडी में क्या हुआ है कि मैसेज गया है कि जी ग्लूकोज को कम करने के लिए अब हार्मोन रिलीज होना है, ठीक है? डन। एक एक चीज तो ये है, फैक्टर ये है कि व्हाई दिस हार्मोन इज गोइंग टू रिलीज इन आवर बॉडी, ठीक है? तो एक चीज तो ये है जी कि आपकी बॉडी में जो है कोई स्टिमुलस जो है वो एज आर जो स्टिमुलस है वो एज ए बेस या एज ए फैक्टर हार्मोन को रिलीज करने का कॉज बना है, ठीक है? कोई बायोमोलिक्यूल, ठीक है, एनी बायोमोलिक्यूल जिसके लेवल राइज किए हैं और उसकी वजह से हार्मोन रिलीज हुआ, एक फैक्टर ये। दूसरा फैक्टर ये है कि हमारी बॉडी में जब एक हार्मोन, कोई भी ऐसा हार्मोन रिलीज होता है तो साथ में दूसरे हार्मोन की रिलीज का भी बायस बनता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स, ठीक है? एग्जाम्पल तुम लोगों को देने लगी हूँ, जरा सुन लो गौर से। जैसे कि है पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन एक रिलीज होता है जिसका नाम है, सुना होगा तुम लोगों ने, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है? या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सुना है कभी? FSH LH, ठीक है? मेल फीमेल दोनों सेक्सेस में रिलीज होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। काम इनका क्या है, जब ये बॉडी में रिलीज होते हैं ना, साथ में दूसरे हार्मोन्स की रिलीज का बाइस बनते हैं। कौन से दूसरे हार्मोन्स? जैसे कि जब LH रिलीज होगा तो ये टेस्टोस्टेरोन को मेल्स में रिलीज करवाएगा, टेस्टोस्टेरोन को मेल्स में रिलीज करवाएगा। अब LH रिलीज हुआ है, साथ में टेस्टोस्टेरोन की भी रिलीज का बाइस बना है। इसी तरह से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर फीमेल्स में रिलीज हुआ है तो साथ में एस्ट्रोजन की रिलीज का भी बाइस बना है, ठीक है? तो दूसरी वजह यह है कि व्हेन सर्टेन हार्मोन्स आर रिलीज्ड इन आवर बॉडी दे आल्सो कॉज द रिलीज ऑफ अदर हार्मोन्स इन आवर बॉडी। ये दूसरी वजह है कि हार्मोन्स क्यों रिलीज होते हैं। पहला, कोई बायोकेमिकल मॉलिक्यूल एज अ स्टिमुलस एक्ट किया है। दूसरा कि कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जब रिलीज होते हैं तो साथ में दूसरों की रिलीज का भी सबब बन जाते हैं। डन। तीसरी वजह ये है कि जी कुछ ऐसी हमारे ब्रेन में है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन की वजह से भी हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है? ड्यूरिंग सर्टन सिचुएशंस टू कॉप विद सर्टन सिचुएशंस, जैसे कि हमें स्ट्रेस से निपटने के लिए हैप्पीनेस, एंगर, जॉय, एक्साइटमेंट, सैडनेस, इन सारी सिचुएशंस को से कोप करने के लिए, ठीक है, तो हमारी बॉडी में हार्मोन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, ठीक है? और हमारी बॉडी में रिलीज करवाता है दो हार्मोन्स, एक एपिनेफ्रीन, दूसरा नॉर एपिनेफ्रीन, ठीक है? तो ये जो दो हार्मोन्स हैं ये हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के हार्मोन्स हैं एंड दे आर रिलीज्ड अंडर सर्टेन स्पेशल कंडीशंस, सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टांसेस लाइक सिचुएशंस ऑफ फियर एंड फ्राइट, एक्साइटमेंट, एंगर, स्ट्रेस, ताकि हम इन सारी सिचुएशंस से साथ जो है ना वो कोप कर सकें, मुकाबला कर सकें, इनमें से इजीली हम निकल सकें, ठीक है? तो जी ये तीन बेसिक रीजंस हैं, ठीक है? तो दीज आर द बेसिकली 3 बेसिक रीजंस व्हाई हार्मोन्स आर रिलीज्ड इन आवर बॉडी। समझ आ गई तुम लोगों को क्यों हमारी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं? ये तीन चीजें, ठीक है? ये अब इसकी डेफिनेशन जी, हार्मोन केमिकल मैसेंजर है,
ठीक है, और हार्मोन्स में रीच ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बट ओनली सर्टेन टाइप्स ऑफ सेल्स, टारगेट सेल्स आर इक्विप्ड टू रिस्पॉन्ड। सारी जगह पे पहुंच सकता है लेकिन रिस्पॉन्ड वहीं करेगा जहां टारगेट सेल्स हो। ठीक है, टारगेट सेल पे ही ज्यादा एक्ट करता है, हर सेल पे तो एक्ट नहीं करेगा ना। अब दो कम्युनिकेशन के सिस्टम्स हैं, एक नर्वस सिस्टम और एक एंडोक्राइन सिस्टम। कुछ ऐसी स्लाइड्स होंगी जो चाहे स्किप कर देना, शुरू की डेफिनेशंस वाली हैं। ठीक है, ये तो मतलब कि ऐसे ही वो क्या होती है वो चूंगा वाली स्लाइड्स हैं बस, मतलब कि दिखा इतना खास कुछ नहीं, बस नंबर इन्होंने स्लाइड्स का भराया हुआ। ठीक है, तो देयर आर टू इंपॉर्टेंट सिस्टम्स जो हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन में हेल्प करें। वन इज नर्वस सिस्टम एंड अदर इज एंडोक्राइन सिस्टम। ये भी वही चीज है कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है that is made up of endocrine glands. They secrete the hormones that coordinate slower but longer acting response to the stimuli. ठीक है, ये फास्टर एक्टिंग नहीं होते हॉर्मोन्स, मे बी दे कोऑर्डिनेट स्लो, लेकिन इनका जो एक्शन होता है ना, जो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो लॉन्गर लास्टिंग होता है बेसिकली। ठीक है, इसके बाद जो है जी हॉर्मोन्स के अब जी एडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, तो ये तो सारी बेसिक चीजें जो हम डिस्कस कर चुके हैं। Chemical molecules can spread to all tissues through the blood. Chemical signals can persist longer than electrical ones, and many kinds of chemicals act as hormones. Different hormones can target different tissues. मतलब वो चीजें हैं जो इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। ये चीज तो नहीं ना पेपर में आएगी, पेपर में ज्यादा डेफिनेशन आ सकती है कि हॉर्मोन्स कहते किसे हैं। तो केमिकल मैसेंजर्स हैं, ठीक है, that are small molecules but they can spread to all tissues and that can target the different tissues। ठीक है, कुछ भी इसमें से लिख सकते हो, सारी हार्मोन्स की डेफिनेशंस ही हैं। ठीक है, many hormones are secreted by ductless endocrine glands. They obtain the raw material from and secrete hormones directly into the bloodstream. मैंने बताया कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो डक्टलेस होती हैं। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में किसी खास डक्ट में नहीं अपनी सिक्रीशंस पोर करती रिलीज करती, बल्कि ब्लड स्ट्रीम में अपनी सिक्रीशंस डालती हैं। और हमारी बॉडी में एक होती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, ये अपनी सिक्रीशंस को डिस्चार्ज करती हैं फ्री सरफेस पे, जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स हैं। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। ठीक है, एंजाइम सिक्रेटिंग ग्लैंड्स हैं हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। ठीक है, तो जो स्वेट ग्लैंड है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, पसीना आपका। ठीक है, तो ओपन सरफेस पे फ्री सरफेस पे आ रहा है ना, ब्लड स्ट्रीम में तो नहीं ना जा रहा। सलाइवरी ग्लैंड्स है। ठीक है, तो ये भी एंजाइम सिक्रेटिंग ग्लैंड्स हैं। तो ये जो है ना, दे कंटेन द डक्ट बेसिकली, तो इसको हम कहते हैं ये विद डक्ट ग्लैंड्स होती हैं और वो विदाउट डक्ट्स होती हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स। तो हमारा जो टॉपिक है बेसिकली दैट इज एंडोक्राइन। ठीक है, हमने एक्सोक्राइन को नहीं पढ़ना। 3 मेजर क्लासेस ऑफ द हॉर्मोन्स, ये है कि हार्मोन की नेचर क्या है। हार्मोन प्रोटीन है, हार्मोन कार्बोहाइड्रेट है, हार्मोन फैटी एसिड है, हार्मोन लिपिड है, हार्मोन स्टेरॉइड है। हार्मोन की नेचर क्या है, तो नेचर की बेस पे हार्मोन्स को उन्होंने 3 तरह क्लासिफाई किया हुआ है, 3 क्लासेस में। प्रोटीन हार्मोन्स, अमाइन हार्मोन्स और स्टेरॉइड हार्मोन्स। 3 तरह के हार्मोन्स हैं। या तो प्रोटीन होंगे, तुम लोग पढ़ चुके हो प्रोटीन, या तो स्टेरॉइड होंगे। स्टेरॉइड्स लिपिड्स के चैप्टर में हमने पढ़ा था, जैसे कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉइड है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल से जो बनते हैं हार्मोन्स। ठीक है, उनको हम कह रहे हैं। और तीसरे कौन से हैं, अमाइन हार्मोन्स, जो कि अमाइनो एसिड से बनते हैं। ठीक है, तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ द बेसिकली हार्मोन्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर। वन इज प्रोटीन हार्मोन्स, अमाइन हार्मोन्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स। ठीक है जी, ये 3 तरह के हार्मोन्स हैं। Chain of the command, the hypothalamus produces the 7 different releasing hormones that travel to the pituitary gland. Each releasing hormone stimulates the pituitary to release the hormone which travels to the endocrine gland and produces certain। ये भी वही कहानी है कि आपके जो हमारी जो कमांड जो बेसिकली जहाँ से आ रही है ना कि हार्मोन कौन सा रिलीज होना है, वो कमांड आ रही कहाँ से, हाइपोथैलेमस से। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस तो मैसेज दे रहे हैं ना। तो क्योंकि मेजर जो हमारा कोऑर्डिनेशन का टारगेट ऑर्गन है, दैट इज रिलीजिंग ऑर्गन है, सॉरी टारगेट नहीं, वो हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस है बेसिकली जो कि हार्मोन्स रिलीज करता है, फिर वो पिट्यूटरी ग्लैंड में मूव करके आते हैं। ठीक है, और फर्दर फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हमने बेसिकली पढ़ने हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन। ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे जहाँ जहाँ हाइपोथैलेमस का जिक्र आएगा ना कि हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये है जी। अब एक स्लाइड इसमें से तुम लोगों ने डेफिनेशन वाली करनी है, एक तुम लोगों ने करनी है कि हार्मोन्स को 3 जो हमने क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट किया है, प्रोटीन हार्मोन्स, अमाइन हार्मोन्स और स्टेरॉइड हार्मोन्स, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
पता होना चाहिए नेचर क्या है, और एक ये कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन क्या है, कि हार्मोन कैसे एक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली है इम्पॉर्टेंट कि हार्मोन कैसे कर रहे हैं, बेसिकली एक्ट कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा है, हाँ जी, अब हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मेन चीज आप देखो, 3 तरह के हार्मोन्स तुम लोगों को समझ आ गई, एक प्रोटीन, एक अमाइन और एक स्टेरॉइड। तीनों का ना ये इस डायग्राम में बताया हुआ है कि प्रोटीन हार्मोन कैसे एक्ट करेगा, अमाइन हार्मोन कैसे एक्ट करेगा, और जो है ना तीसरा वाला स्टेरॉइड हार्मोन कैसे एक्ट करेगा। मैं तुम लोगों को इसको सिंपल कर देती हूँ कि तुम लोगों को जरा इजीली समझ आ जाए, ठीक है, इस डायग्राम से, क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पोस्ट आरएन के लेवल पे पता नहीं आता है कि नहीं, लेकिन बीएसएन में अक्सर आ जाता है कि हार्मोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताएं क्या है, ठीक है। तो हम जब पढ़ ही रहे हैं हार्मोन्स, तो हम क्यों ना करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है। अब जी सबसे पहला देखो तुम लोगों को, पहली तरह के जो हार्मोन्स है ना, प्रोटीन हार्मोन्स, ठीक है। ये क्या करते हैं कि प्रोटीन हार्मोन्स को इन्होंने ना रिप्रेजेंट किया हुआ है सबसे ऊपर, जो यहाँ पे कैलोरी लिखा हुआ है, पिंक सा एक सर्कल बना हुआ है, ओवल सा, ठीक है, नजर आ रहा है सबको ना, उसकी मैं बात कर रही हूँ। उसमें देखो एक है अम्ब्रेला शेप, ठीक है, जिसमें पॉलीपेप्टाइड हार्मोन लिखा हुआ है, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, ठीक है, लिखा हुआ है, अम्ब्रेला शेप बनी हुई है कैलोरी के अंदर, यानी कि जो एक पिंक सा ओवल सा दायरा सा बना हुआ है, उसके अंदर देखो एक अम्ब्रेला शेप हार्मोन है पर्पल कलर का, ठीक है, वो है पेप्टाइड हार्मोन को उससे रिप्रेजेंट किया गया, मशरूम टाइप, ठीक है, अम्ब्रेला कह लो, मशरूम कह लो। दूसरा, दो छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं जिसके साथ लिखा हुआ है थायराइड हार्मोन, राइट साइड पे नजर आ गया सबको, ठीक है। और तीसरा, सेंटर में जो 1 2 3 4 ब्लॉक बने हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल का बेसिकली स्ट्रक्चर है, ये जो 4 डब्बे बने हुए हैं, 4 ब्लॉक्स बने हुए हैं, ठीक है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इसके ऊपर लिखा हुआ है स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है, इज इट क्लियर जी। तुम लोग अभी समझो, स्लाइड्स में भेज दूंगी, स्लाइड्स की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आप समझ आ गई है कि ये जो कैपिलरी वाला डब्बा है, ये जो पिंक सा हमारे पास एक गोल सा सर्कल बना हुआ है, बहुत गोल नहीं है, ओवल है, इसके अंदर उन्होंने पर्पल कलर में तीनों हार्मोन्स को रिप्रेजेंट किया है। एक अम्ब्रेला शेप पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, 2 ब्लॉक्स वाले थायराइड हार्मोन्स हैं, 4 ब्लॉक्स वाले स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, ठीक है, डन। इसके बाद आप हम लोग ये देखो कि जो अम्ब्रेला शेप वाला हार्मोन है ना, पेप्टाइड हार्मोन, वो कैसे एक्ट करता है। वो ऐसे एक्ट करता है कि ये अम्ब्रेला शेप हार्मोन जो है ना, सेल मेम्ब्रेन के साथ जो है ना सेल मेम्ब्रेन को ये जो हार्मोन है ना, ये क्रॉस नहीं कर सकते, जो पेप्टाइड हार्मोन होते हैं, ठीक है, दे कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बाइंड करते हैं, ठीक है। अम्ब्रेला शेप वाला हार्मोन जो है, एरो लगा हुआ है, ये सेल मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बाइंड कर जाते हैं, अटैच कर जाते हैं, और सेल मेम्ब्रेन में कुछ ऐसी चेंजेस करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी, या जो आयन चैनल्स इसमें सोडियम पोटेशियम होते हैं, उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग को आयन चैनल्स की चेंज कर देते हैं कि हार्मोन का जो भी मकसद है वो पूरा हो जाए, ठीक है। यहाँ ये क्या करते हैं कि बॉडी के अंदर जब सेल मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करते हैं, तो बॉडी के अंदर क्या करते हैं, कैंप लिखा हुआ है, CAMP कैंप लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, ये सेकेंडरी मैसेंजर है, तो बॉडी के अंदर कैंप को बेसिकली प्रोड्यूस करवा देते हैं, बॉडी में होता है ये कैंप, उसको एक्टिवेट कर देते हैं, ये समझ लो। कैंप क्या है, कैंप इज अ सेकेंडरी मैसेंजर, यानी कि फर्स्ट मैसेंजर हार्मोन्स अपना काम किसी और को दे दिया, सेकेंडरी मैसेंजर, ठीक है। तो कैंप है बेसिकली साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, AMP वगैरह पढ़ा था ना हमने उसमें, न्यूक्लिक एसिड्स में कुछ अगर याद हो तो, ATP AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, तो ये वही कहानी है सिर्फ। तो जी ये जो है प्रोटीन हार्मोन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बाइंड कर जाएगा, ठीक है, अपना काम किसी और को देके, यानी कि सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट करेगा। सेकेंडरी मैसेंजर का नाम है कैंप, CAMP कैंप, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये कैंप क्या करेगा कि ये बॉडी में प्रोटीन काइनेज, यानी कि प्रोटीन्स एक्टिवेट कराएगा, और अपना जो भी टारगेट है ना, रिस्पॉन्स वो पूरा करेगा। तुम लोग सिर्फ ये याद रखो कि जो प्रोटीन हार्मोन्स है ना, वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बाइंड करते हैं और बॉडी में कैंप को एक्टिवेट कर देते हैं, ताकि वो हार्मोन का फंक्शन पूरा कर सकें, बस डन। दूसरी तरह के जो हार्मोन्स है ना, ये जो हैं आपके अमाइन हार्मोन्स, ठीक है, ये क्या करते हैं, अमाइन हार्मोन्स, ठीक है, 2 ब्लॉक्स जो हैं, ये क्या करते हैं कि बॉडी में ये जीन रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, उनको एक्टिवेट कर देते हैं, और डायरेक्टली ये न्यूक्लियस में जाके जो है ना,
न्यूक्लियस से चेंजिंग लेके आते हैं कि न्यूक्लियस में डीएनए और आरएनए में, यानी कि चेंज, जब डीएनए में चेंज आ जाएगा ना, डीएनए को उसी तरह चेंज कर देते हैं जैसे कि जो हार्मोन का काम है वो पूरा हो सके। ठीक है, तो डायरेक्टली जीन्स को टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। ठीक है, जो पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, दे कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, दे बाइंड टू द सेल मेम्ब्रेन, दे initiate the or they bring the changes in the cell membrane and they also activate the CAMP। ठीक है, ताकि हार्मोन का जो भी फंक्शन है पूरा हो सके। जो आपके दूसरी तरह के हार्मोन्स हैं, अमाइन हार्मोन्स, ये क्या करते हैं, ये बॉडी में जीन रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं और डायरेक्टली ये न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन को भी क्रॉस कर सकते हैं, अंदर चले जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के और न्यूक्लियस को भी क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर जाकर डायरेक्टली डीएनए में चेंजेस, डीएनए में जीन्स को टर्न ऑन टर्न ऑफ करवा देते हैं कि जो भी एक्शन है पूरा हो जाए। और तीसरी तरह के जो हार्मोन है स्टेरॉइड, वो भी यही करते हैं कि वो क्या करते हैं, इसी तरह से जैसे अमाइनो हार्मोन्स कर रहे हैं, अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे पूरा करते हैं कि डीएनए में ही चेंजेस जो है ना, जीन्स को टर्न ऑन और टर्न ऑफ कर देते हैं। अब जो अगली, ये पहली स्लाइड में उन्होंने बताया हुआ है पेप्टाइड हार्मोन्स का, ठीक है, वही डायग्राम है। दूसरी स्लाइड में बताया हुआ है स्टेरॉइड हार्मोन्स का, वही डायग्राम है कि ये कैसे एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, ये स्टेरॉइड हार्मोन की एग्जांपल लिखी हुई है कि ये कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल सारी एग्जांपल है स्टेरॉइड हार्मोन्स की। तस्वीर वही है, हर स्लाइड पे देख लो, तीनों को क्योंकि एक ही डायग्राम में बताया हुआ है। और तीसरी पे जो स्लाइड है ना, इसमें भी अमाइनो हार्मोन्स का बताया हुआ है। ठीक है, कि ये भी न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के थ्रू बाइंड करते हैं और रेगुलेटरी, जो जीन रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं उसके साथ बाइंड कर देते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस में एंटर होके अपना जो भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना वो पूरा करते हैं। तो तीनों तरह के जो हार्मोन्स है ना वो एक ही डायग्राम में उन्होंने बताए हुए हैं। तो ये है सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स, जिसको मैं तुम लोगों को इजी बेसिकली रिपीट कर दिया है। ठीक है, और एक ही डायग्राम में उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ। तो तीनों स्लाइड्स बेसिकली एक ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को एक्सप्लेन कर रही हैं। ठीक है, ये वाली स्लाइड अभी तुम लोगों ने जो है ना वो नहीं करनी, ये आगे हम करेंगे, फिर तुम लोगों को समझ आएगी। ये नेगेटिव फीडबैक वाली ये छोड़ देनी है, जो मैं छोड़ रही हूँ तुम लोगों ने भी छोड़ देनी, ये वाली हम स्किप कर रहे हैं। देख रहे हैं सब? ठीक है जी, आगे आ जाओ। ये पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस का स्ट्रक्चर है, हमें स्ट्रक्चर से भी कोई लेना देना नहीं है, ये भी छोड़ दो, कोई ये स्ट्रक्चर नहीं आना है, नोट भी नहीं हम पढ़ रहे। ठीक है, तो ये भी हमने नहीं करनी, ये भी छोड़ दो कि ऐसी तुम लोगों को लगे कि इतनी लंबी स्लाइड्स हैं। ठीक है, हमने करना है सिर्फ, हाँ, यहाँ से जहाँ से आपके हार्मोन्स शुरू हो रहे हैं, हार्मोन्स काम क्या करते हैं। आप देखो, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो पहला हार्मोन रिलीज हो रहा है उसका नाम है TSH, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से ही पता चल रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा कि हमारी बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड है ना उस पे एक्ट करेगा। उस पे एक्ट करके क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होते हैं 3, सुना है, T3, T4 और कैल्सिटोनिन, उनकी रिलीज करवाता है। तो जो TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है, ये थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है और थायराइड ग्लैंड से 3 हार्मोन्स को रिलीज करवाता है, एक T3, एक T4 और एक कैल्सिटोनिन। ठीक है, थायरॉक्सिन सुना है ना, थायरॉक्सिन जो है बेसिकली दैट इज द हार्मोन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड, ग्वाइटर से जो लिंक करता है। ठीक है, आयोडीन की डेफिशिएंसी के साथ जो लिंक करता है। तो जो TSH का काम ये है, सुन लो दोबारा, कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम सिंपल ये है कि इट एक्ट ऑन थायराइड ग्लैंड एंड इट कॉजेज द रिलीज ऑफ द 3 हार्मोन्स फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। 3 थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा तो 3 हार्मोन की वहां से रिलीज करवाएगा, एक T3, एक T4 और एक कैल्सिटोनिन। ठीक है, अगर TSH थायराइड ग्लैंड पे एक्ट नहीं ना करेगा तो कभी भी T3, T4 और कैल्सिटोनिन हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज नहीं होंगे। अगला हार्मोन देखो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, एक तो इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल में रोल है, इसके अलावा मेल्स में टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करवाता है। अब देखो, मैंने बताया था ना कि बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है तो साथ में दूसरे की भी रिलीज का सबब बनता है। जैसे कि TSH है, किसकी रिलीज करवा रहा है, T3, T4। LH है, किसकी रिलीज करवा रहा है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो एक हार्मोन जो है वो दूसरों की रिलीज का भी सबब बन रहा है। यही इनके फंक्शंस हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स है ना, इनके फंक्शन ज्यादातर यही हैं कि दूसरे हार्मोन्स की रिलीज करवाते हैं बॉडी में, सिवाय 1-2 के, जैसे प्रोलैक्टिन है या ग्रोथ हार्मोन है, उनके अलावा ज्यादातर हार्मोन्स ऐसे ही हैं। ठीक है जी, देखो ना, अब इन्होंने टारगेट ऑर्गन्स बताए हुए हैं कि FSH का टारगेट ऑर्गन है टेस्टिस और ओवरीज। डायग्राम में सारी डायग्राम नहीं करनी, सिर्फ नीचे जो एरो लगे हैं बस वो बता रही हूँ तुम लोगों को। ठीक है,
और टीएसएच का टारगेट ऑर्गन कौन सा है, कभी एमसीक्यू में आ सकता है। थायराइड, एसीटीएच एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन का टारगेट ऑर्गन कौन सा है, एड्रीनल कॉर्टेक्स। प्रोलैक्टिन का टारगेट ऑर्गन कौन सा है, मेमोरी ग्लैंड्स। एमएसएच का टारगेट ऑर्गन कौन सा है, मेलानोसाइट्स। ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन का कौन सा है, लिवर और बॉन्स। तो इन्होंने देखो ये बताए हुए हैं, ये तुम लोग याद रख सकते हो। अब आ जाओ तुम लोग जो है ना फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एसीटीएच पे। मेरा ख्याल है थोड़ी सी जल्दी से ब्रेक करें नमाज की और उसके बाद ये पढ़ते हैं जरा। ठीक है, क्योंकि हार्मोन वाले काफी लंबे हैं। ठीक है जी, क्लास 15 मिनट की ब्रेक करते हैं, 6 बजे मिलते हैं। ठीक है, तुम लोग भी नमाज पढ़ लो और मैं भी, और पानी शानी पी लूँ, और फिर ये हम हार्मोन्स जो है ना इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, ब्रेक, 15 मिनट्स ब्रेक। ब्राक नहीं, उसे ब्रेक है ये। ठीक है, जस्ट एज ब्रेक। फिर हम ये करते हैं इंशाल्लाह।
back. Class, are you back, girls? I hope you are back. जी सब आगे हैं वापस. Girls, boys, are you back? ओके फाइन. जी हम बात कर रहे थे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से मैं तुम्हें बताऊं कि इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ना 6 हार्मोन रिलीज होते हैं. ठीक है, 6. हम लोगों ने अभी सिर्फ पढ़े 2. कौन कौन सा? एक LH लुटिनाइजिंग हार्मोन, और एक तुम लोगों ने पढ़ा है कौन सा? TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. लीजा, डोंट गो एनीवेयर, गिव इट बैक, हरी अप. उधर उधर सामने सामने रख दो जहां से लिए. बुरी बात बेटे, उधर रख दो, दादो का टूट जाएगा. FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तीसरा हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन चौथा हार्मोन, और 2 आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह. तो टोटल 6 हार्मोन्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की. तुम लोगों को सबको पता होगा कि 2 लॉब्स होती हैं, एक इंटीरियर पिट्यूटरी और एक एक्सटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, तो जो इंटीरियर है उससे 6 हार्मोन्स जो है ना वो रिलीज हो रहे हैं. ठीक है, एक हमने पढ़ा है जी अभी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक पढ़ा है तुम लोगों ने TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तीसरा पढ़ने लगे हैं हम FSH follicle stimulating hormone. It plays a role in menstrual cycle. In males, it causes the testes to produce the hormone that regulates the sperm production. Males में भी टेस्टोस्टेरोन की भी रिलीज में हेल्प करता है, और फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल की रेगुलेशन में हेल्प करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. इसके बाद है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. ये हार्मोन बेसिकली एक्ट करता है एड्रीनल ग्लैंड पे, निकलता पिट्यूटरी से है, और काम इसका ये है कि इसने एड्रीनल ग्लैंड पे एक्ट करना है. एक्ट करके करना क्या है? एक्ट करके इसने ये करना है कि एड्रीनल ग्लैंड से जो है ना हार्मोन्स रिलीज हों. कौन कौन से? एड्रीनल ग्लैंड के 2 हिस्से हैं, तुम लोगों को पता होगा, एक एड्रीनल कॉर्टेक्स और एक एड्रीनल मेड्यूला. तो एड्रीनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा, और एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन की रिलीज करवाएगा. और मेड्यूला पे एक्ट करेगा तो मेड्यूला के हार्मोन्स यानी कि एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन की रिलीज करवाएगा. ठीक है, तो ये हार्मोन्स जो हैं ये ज्यादातर दूसरे हार्मोन्स की रिलीज का बायस बनते हैं. और तो एड्रीनोकॉर्टिको हार्मोन का काम ये है कि इसने स्टेरॉइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करने हैं. वो कैसे? कि एड्रीनल ग्लैंड पे एक्ट करना है, और एड्रीनल ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं उनकी नेचर है स्टेरॉइड. ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स से हार्मोन निकलता है कॉर्टिसोल जिसकी नेचर है स्टेरॉइड. ठीक है, और एल्डोस्टेरोन. तो जी ACTH का काम ये है कि इसने कॉर्टेक्स पे एक्ट करना है. ये जो लिखा है ना सोडियम और पोटेशियम के लेवल्स को मेंटेन करना, ये बेसिकली एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स फिर फर्दर सोडियम और पोटेशियम के लेवल्स को मेंटेन करते हैं. एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक ने तो सिर्फ एड्रीनल ग्लैंड पे एक्ट करना है और एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स को रिलीज करवाना है. फिर कॉर्टेक्स के हार्मोन्स का काम ये है कि उन्होंने बॉडी में सोडियम और पोटेशियम के जो लेवल्स हैं ना उनको क्या करना है? मेंटेन करना है. ये है जी काम ACTH का. अब अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी में तो जाहिर है कि एड्रीनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स हैं वही रिलीज नहीं होंगे. ठीक है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो एड्रीनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स हैं वही रिलीज नहीं होंगे. तो इस वजह से ये जो हार्मोन है दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, ACTH. इसके बाद कौन सा है जी? नेक्स्ट हम देखते हैं जी ग्रोथ हार्मोन. अब ग्रोथ हार्मोन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन. ठीक है, कि ये जो हार्मोन है ये जाहिर है कि बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा है, लेग्स की, आर्म्स की, हमारी हाइट को, फिजिक को. ठीक है, लेकिन ग्रोथ हार्मोन जो है ना आपकी ब्रेन की ग्रोथ को यानी कि आपका IQ लेवल जो है ना इससे इसका कोई लिंक नहीं है. IQ लेवल को ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल नहीं करता. ठीक है, ये याद रख लो कि IQ लेवल को जो है ना वो ग्रोथ हार्मोन नहीं बल्कि कोई और हार्मोन कंट्रोल करता है. पता है किसी को कौन सा हार्मोन है जो कि हमारे मेंटल ग्रोथ को कंट्रोल करता है यानी कि IQ लेवल को कंट्रोल करता है? किसी को पता है कि कौन सा हार्मोन है जो कि IQ की ग्रोथ को कंट्रोल करता है? ग्रोथ हार्मोन नहीं करता, बॉडी की सारी ग्रोथ को कंट्रोल करता है बट ब्रेन की IQ को नहीं कंट्रोल कर रहा है. ये ऐसा नहीं है कि ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है तो IQ लेवल भी आपका अच्छा हो जाएगा. फिर लंबा ज्यादा है तो फिर तो उसका IQ लेवल अच्छा होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है.
तो जी कौन सा हार्मोन है जी जो कंट्रोल कर रहा है आईक्यू को? किसी को नहीं पता कौन सा हार्मोन कंट्रोल कर रहा है आईक्यू को? किसी को नहीं पता कि कौन सा हार्मोन आईक्यू को कंट्रोल कर रहा है? एनीवेज थायरॉक्सिन, जो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन है ना थायरॉक्सिन, वो हमारी आईक्यू लेवल को बेसिकली कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन का काम ये है इलोंगेशन ऑफ आर्म्स, इलोंगेशन ऑफ बोन्स, इलोंगेशन। ठीक है, तो ये हमारा काम है ग्रोथ हार्मोन का। और इनडायरेक्ट भी इसका एक काम है, वो काम है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस जो है ना वो भी इनडायरेक्ट एक काम है ग्रोथ हार्मोन का। ठीक है, ये जो आर्म्स और लेग्स की जो हाइट और स्ट्रेचर, हमारा जो स्ट्रेचर है उसको कंट्रोल कर रहा है ग्रोथ हार्मोन। लेकिन इसके अलावा जो है ना ये इनडायरेक्टली जो है प्रोटीन सिंथेसिस को भी बॉडी में कंट्रोल कर रहा है। इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सी डिजीज होती है, और अगर ये ज्यादा हो जाए बॉडी में तो कौन सी डिजीज होती है ग्रोथ हार्मोन? कौन बताएगा ये डेफिशिएंसी से क्या होगा, और अगर इसकी ओवर प्रोडक्शन हो जाए तो फिर क्या होगा? डेफिशिएंसी से नहीं, डोपामिन नहीं कंट्रोल करता ब्रेन की ग्रोथ को, थायरॉक्सिन कंट्रोल करता है भाई। डेफिशिएंसी अगर हो जाए ग्रोथ हार्मोन की तो फिर डिजीज होती है, एमसीक्यूज में आ सकती है। डिजीज का नाम है ड्वार्फिज्म, जो कि छोटे कद वाले लोग होते हैं। और अगर एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाए किसी की बॉडी में तो फिर डिजीज होती है जिनेटिज्म, यानी कि जिनका कद 7.5 फुट से ज्यादा हो जाता है जिनेटिज्म। बहुत लंबा कद जो है वो भी बीमारी में आता है। ठीक है ना, तो जी ये मैंने लिख दिया है ताकि तुम लोग को याद रहे कि इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है और इसकी ओवर प्रोडक्शन से बेसिकली क्या हो रहा है। इस वजह से लिखा है कि तुम लोग को याद रहे। ठीक है, तो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो बेसिकली डिजीजेज हैं जिसके साथ एसोसिएटेड हैं। अच्छा जी, जिनेटिज्म और ड्वार्फिज्म। ठीक है, तो और इनडायरेक्ट मैंने तुम लोग को बताया है कि एक्सेसिव, हाँ बिल्कुल ठीक है सुमैया शाहिद, तुमने भी सही बताया। इसके अलावा प्रोलैक्टिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन का काम ये है कि मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन भी इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। ठीक है, और ये जो हार्मोन है ना ये मेमोरी ग्लैंड्स पे एक्ट करता है, और ये तब तक प्रोड्यूस नहीं होता तब तक कि लेबर या डिलीवरी वगैरह फीमेल्स में जो है ना बर्थ का प्रोसेस इनिशिएट नहीं होता। ठीक है, कंसेप्शन का प्रोसेस और कंसेप्शन टू बर्थ तक का प्रोसेस जो है इनिशिएट जब तक नहीं होता तब तक ये बॉडी में रिलीज नहीं होगा। तो इसके लेवल सबसे ज्यादा तब होते हैं कि डिलीवरी के बाद। ठीक है, यानी कि बेबी की डिलीवरी जैसे ही होती है तो हमारी बॉडी में, फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के लेवल कम हो जाते हैं और प्रोलैक्टिन के हार्मोन्स एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो तभी प्रोड्यूस होगा हमारी बॉडी में ड्यूरिंग द लेबर पीरियड। ठीक है, प्रोड्यूस तब होना शुरू हो जाता है और लेवल्स इसके हाई होते हैं ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ द लेबर। ठीक है, और आफ्टर डिलीवरी जैसे ही सक्सेसफुल डिलीवरी होती है उसके बाद प्रोलैक्टिन के लेवल्स बहुत हाई हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसके बाद मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ठीक है, ये हम सबको पता है कि कलर चेंज को, मेलानिन पिगमेंट जो स्किन में होता है बेसिकली उसको कंट्रोल कर रहा है। तो ये 7 हार्मोन जो इन्होंने जो बेसिकली लिखे हुए हैं इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के। ठीक है, ये हैं जी 7 हार्मोन्स। इसके अलावा 2 हार्मोन ऐसे हैं जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। अब ये एक बात बता दूं कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ना उसमें हार्मोन बनता कोई नहीं है। ये जो 2 लिखे हुए हैं ना ये बेसिकली होते हैं, स्टोर होते हैं बेसिकली। ठीक है, ये बेसिकली स्टोर होते हैं बेसिकली पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। ये जो 2 हार्मोन्स हैं ये बेसिकली स्टोर होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में।
और फिर जब ज़रूरत होती है ना इनकी, तब ये बेसिकली रिलीज़ होते हैं। जब इनकी ज़रूरत होती है तो तब ये बेसिकली रिलीज़ होंगे। अच्छा जी, 2 हार्मोन्स जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के वो कौन-कौन से हैं? एक है एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। एडीएच का काम क्या है? एडीएच का काम ये है कि इसने हमारी बॉडी में वाटर को कंजर्व करना है। एडीएच, अब बॉडी में हमारा वाटर को कौन सी चीज़ है जो कि कंजर्व कर रही है, बचा रही है? किडनीज ही है ना, बात लॉस से बचाती हैं कि पानी का लॉस ज़्यादा ना हो, बॉडी से पानी ज़ाया ना हो। तो फिर एब्जॉर्ब और रीअब्जॉर्प्शन का जो काम है, यानी कि बॉडी का जो फिल्टरेशन प्लांट है वो है किडनीज। तो एडीएच का टारगेट ऑर्गन है किडनी। किडनी पे एक्ट करता है ताकि वो वाटर को एब्जॉर्ब और मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब करता जाए, ताकि वाटर लॉस बॉडी से कम हो, पानी का लॉस बॉडी से बहुत कम हो। ये काम है एडीएच का। अब इसमें देखो, बॉडी में जो है हमारे पानी, तुम सब ने सुना होगा 65 से 70% ऑफ द बॉडी इज कंप्राइज्ड ऑफ वाटर। ऐसा ही है ना, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, ये परसेंटेज सेम रहती है। क्योंकि थोड़ा बहुत पानी अगर हम कम पीते हैं तो वो एडीएच पूरा कर देता है, ठीक है ना, वाटर लॉस से बचाता है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम लोग अब बिल्कुल ही पानी पीना छोड़ दो तो एडीएच है ना उधर वो काम कर लेगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। वो तो डिहाइड्रेशन फिर हो जाएगी ना, कि एडीएच भी एक हद तक कंजर्व कर सकता है। इस तरह नहीं कर सकता पानी पीना ही छोड़ दूं और मैं कहूँ कि मेरी बॉडी में तो पानी पूरा है, मुझे डिहाइड्रेशन हो नहीं सकती। ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला। अगर ये एडीएच जो है ना इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है। अब हार्मोन्स की डेफिशिएंसी जेनेटिक भी होती है, और ज्यादातर जेनेटिक ही होती है। कि अगर तो हार्मोन है ही नहीं बॉडी में, मतलब बहुत कम रिलीज हो रहा है, तो पानी को कंजर्व नहीं करेगा तो क्या होगा, बॉडी से वाटर का लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिन की फॉर्म में अगर एडीएच की डेफिशिएंसी हो तो इतना ज्यादा पानी लॉस हो जाता है कि 16 लीटर पानी यूरिन की फॉर्म में दिन में बंदा रिलीज कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, और दिस इज वेरी लाइफ थ्रेटनिंग, कि यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है अगर एडीएच की डेफिशिएंसी हो जाए। तो इससे एक डिजीज होती है जिसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटस है ना एक, तो जिसको तुम लोग शुगर कहते हो। एक है डायबिटीज इंसिपिडस जो कि होती है कौन से हार्मोन की वजह से, एडीएच। अगर इसकी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी हो, ठीक है। तो डायबिटीज इंसिपिडस इज अ डिजीज, इसमें वाटर का लॉस यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बहुत ज्यादा होता है। एक डायबिटीज मेलाइटस है, ये डायबिटीज इंसिपिडस है। दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का काम ये है कि इसने यूटेरस की कंट्रैक्शंस को रिलीज करवाना है, ठीक है, हमारी बॉडी में इंक्रीज कराना है ड्यूरिंग द लेबर, ताकि बेबी की जो डिलीवरी है वो सक्सेसफुल हो जाए, इजी हो जाए। तो इस वजह से इसने यूट्रस की कंट्रैक्शंस को इन्हांस करना है। तो ये मेडिसिन की फॉर्म में, इंजेक्शंस की फॉर्म में भी मार्केट में अवेलेबल होता है ऑक्सीटोसिन। तो इसका काम ये है, एक तो मिल्क इंजेक्शन, यानी कि मदर मिल्क जो है उसको प्रोड्यूस कर रहा है प्रोलैक्टिन, लेकिन इजेक्ट कौन कर रहा है, इजेक्शन का जो काम है वो है ऑक्सीटोसिन का, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन के बेसिकली 3 फंक्शन है। एक सबसे पहला तो ये है कि ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज करता है, जी, पहला काम। दूसरा ये है कि इसने मदर्स में क्या करता है कि मिल्क इंजेक्शन को इंक्रीज करता है, ठीक है। और इंक्रीज कैसे करेगा कि जब बेबी जो है निपल्स को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, सक करेगा, तो ये बेसिकली ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और ये मिल्क को इजेक्ट करेगा, ठीक है। सक्लिंग एक्ट होगा, स्टिमुलस होगा, तो फिर ये बेसिकली इजेक्ट करेगा, रिलीज करेगा। तीसरा इसका काम ये है ऑक्सीटोसिन का कि मैटरनल और ऑफस्प्रिंग का जो बिहेवियर है, जो रिलेशनशिप है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, डेवलप करने के लिए भी ऑक्सीटोसिन का काफी रोल है, ठीक है। The establishment of the maternal behavior is also the function of the oxytocin hormone, ठीक है। तो 3 काम है हमारी बॉडी में ऑक्सीटोसिन के, एक तो मिल्क इंजेक्शन, दूसरा यूटेरस कंट्रैक्शंस ड्यूरिंग लेबर, और तीसरा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मैटरनल बिहेवियर। अभी लाइन नीचे देखो गौर से पूरा लिखी हुई है कि ये जो हार्मोन्स हैं ये हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होते हैं और स्टोर होते हैं सिर्फ पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। यानी कि अगर एमसीक्यू में आए कि कौन सा हार्मोन है कि जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में बनता है, तो बनता कोई भी नहीं है। सिर्फ 2 हार्मोन्स हैं जो कि हाइपोथैलेमस में बनते हैं, और स्टोरेज के लिए कि जब इनकी बॉडी को जरूरत हो ना तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इनको रिलीज करवा दे, तो सिर्फ ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में रिलीज होंगे, यानी कि ये बनते नहीं हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई हार्मोन इसका मतलब है कि नहीं बनता, ठीक है। कोई हार्मोन ऐसा नहीं है कि जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में बने। सिर्फ ये जो हार्मोन्स है ना ये रिलीज होंगे जब इनकी जरूरत होगी, सिर्फ स्टोर होते हैं ये।
इसके अलावा जी हम देखते हैं जी और क्या है, 1 मिनट बस। अच्छा जी, इस बात थायराइड ग्लैंड है। थायराइड जो ग्लैंड है जी, ये नेक में लोकेट में पता है, और ये थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करवाती है हमारी बॉडी में, ठीक है। अब इसमें 2 हार्मोन रिलीज, 3 हार्मोन मैंने बताया था तुम लोगों को कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं। एक है T3, ऐसा ही है ना, एक है T4, और एक मैं तुम लोगों को बताया था कैल्सीटोनिन। तो देयर आर 3 हार्मोन्स बेसिकली विच आर रिलीज फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड, T3, T4 और कैल्सीटोनिन। अब जो T3 और T4 है ना, T3 का मतलब है ट्राई आयोडोथायरोनिन। ट्राई का मतलब 3 होता है, 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल। T4 का मतलब है टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि T3 और जो T4 है ना, इनका स्ट्रक्चर में सिर्फ एक आयोडीन के मॉलिक्यूल का फर्क है, ठीक है। T3 और T4 के स्ट्रक्चर में सिर्फ एक आयोडीन के मॉलिक्यूल का ही सिर्फ फर्क है, ठीक है। तो T3 ट्राईआयोडोथायरोनिन, T4 टेट्रा आयोडोथायरोनिन। तो दोनों का काम बॉडी में एक ही है। फर्क इसमें यह है कि T3 हमारी बॉडी में ना बहुत कम अमाउंट में रिलीज होता है, और जो T4 है ना, वो ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता है। तो इस वजह से हम ज्यादा जो है ना T4 को ही स्टडी करते हैं, बेसिकली T4 को ही हम ज्यादा स्टडी करते हैं, थायरॉक्सिन को, ठीक है। तो हम ज्यादा स्टडी करते हैं थायरॉक्सिन को, T4 को, क्योंकि उसकी परसेंटेज हमारी बॉडी में होती है ज्यादा, और T3 जो है ना, इसकी परसेंटेज हमारी बॉडी में होती है कम। तो फंक्शन इनका सेम है हमारी बॉडी में, फंक्शन इनमें कोई इनका फर्क नहीं है बेसिकली। तो काम इसका क्या है, अब T3 और T4 दोनों का काम क्या है। T3 का काम ये है कि इसने बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है ना, उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। बेसल मेटाबॉलिक रेट को इसने कंट्रोल करना है। T3 एंड T4 दोनों का काम ये है कि इसने बेसल मेटाबॉलिक रेट को बेसिकली कंट्रोल करना है। बेसल मेटाबॉलिक रेट कौन बताएगा क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है जी? बेसल मेटाबॉलिक रेट, अच्छा जी, बेसल मेटाबॉलिक रेट कोई नहीं बता रहा। बेसल मेटाबॉलिक का रेट मतलब ये है कि मेटाबॉलिज्म का रेट आपका, जब आप कुछ नहीं कर रहे। बेसल का मतलब है व्हेन यू आर एट रेस्ट, व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, जब आप रेस्ट पे हो, यानी कि आप कोई काम नहीं कर रहे, ठीक है, सेडेंटरी पोजीशन पे हो, तो उसको हम कहेंगे बेसल। और मेटाबॉलिक रेट व्हेन योर बॉडी इज मेंटली एंड फिजिकली एट रेस्ट, ठीक है, व्हेन योर बॉडी इज मेंटली एंड फिजिकली एट रेस्ट, तो उसको हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। व्हेन योर बॉडी इज कंप्लीट रेस्टिंग स्टेट, ठीक है, तो उस टाइम आपका मेटाबॉलिक रेट है, उसको हम कह रहे हैं जी बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, ठीक है जी। अब हम जरा दोबारा आ जाए इस पे।
तो जी ये इसका काम सबसे इंपॉर्टेंट थायरॉक्सिन हार्मोन मुझे लग रहा है कि जी बीएमआर को कंट्रोल कर रहा है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपका हार्ट रेट, वेंटिलेशन रेट, ऑक्सीजन कंजप्शन, ठीक है, जो आपकी फीलिंग, टेम्परेचर कंट्रोल, ठीक है, शिवरिंग वाली सिचुएशन, सबको कंट्रोल कर रहा है थायरॉक्सिन। गर्म सर्द फील करना, ठीक है, आईक्यू लेवल को कंट्रोल करना, ऑक्सीजन रेट, हार्ट रेट, ऑक्सीजन कंजप्शन, वेंटिलेशन रेट, बीएमआर को कंट्रोल कर रहा है थायरॉक्सिन। सारे फंक्शंस हैं थायरॉक्सिन के, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। दोनों का सेम काम है, T3 T4। फर्क क्या है कि T3 की परसेंटेज बॉडी में बड़ी कम है और T4 ज्यादा अमाउंट में है बस। और स्ट्रक्चर में एक आयोडीन का मॉलिक्यूल का बेसिकली कमी है बस T3 में, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन है जी थायरॉक्सिन हार्मोन के। इसके बाद कैल्सिटोनिन जो हार्मोन है ना, ये भी बेसिकली थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है। इसका काम ये है कि इसने प्लाज्मा कैल्शियम लेवल जो है ना उसको क्या करना है, कम करना है। कैल्सीटोनिन का काम ये है कि प्लाज्मा के कैल्शियम लेवल कम करता है और स्टिमुलेट्स द कैल्शियम अपटेक बाय द बोन्स, और जो बोन्स में कैल्शियम है ना उसको ये इंक्रीज करता है, कि हमारी बोन्स में मिनरलाइजेशन का जो प्रोसेस है ना उसको इंक्रीज करवाता है, यानी कि डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन बोन्स उसको इंक्रीज कराएगा और प्लाज्मा के कैल्शियम लेवल्स को ये कम करता है बेसिकली, ठीक है, हार्मोन। यानी कि प्लाज्मा जब आपकी ब्लड में कैल्शियम ज्यादा होता है ना तो उसको वहां से मूव करवाएगा बोन्स में, ताकि बोन्स में मिनरलाइजेशन का प्रोसेस हो, बोन्स में कैल्शियम की डेपोजिशन हो, ठीक है। तो ये फंक्शन है बेसिकली कैल्सीटोनिन का। अगर मुझे ये बताओ कि इसकी डेफिशिएंसी हो जाए कौन सी डिजीज होती है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो होगा हाइपोथायराइडिज्म, और अगर इसकी एक्सेस हो जाए तो होगा हाइपरथायरोडिज्म, ठीक है। हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म दोनों बेसिकली इससे हैं। और अगर बहुत ज्यादा इसकी एक्सेस हो जाए ना तो उससे फिर एक डिजीज होती है जिसका नाम है थायरोटॉक्सिकोसिस, ठीक है। थायरोटॉक्सिकोसिस मैं लिख रही हूँ स्पेलिंग। अगर बहुत ज़्यादा जो है ना एक्सेसिव अगर इसकी सिक्रीशन हमारी बॉडी में हो जाए, एक्सेसिव रिलीज हो जाए अगर इस हार्मोन की, तो वो बिल्कुल सही नहीं होती, उससे एक डिजीज होती है थायरोटॉक्सिकोसिस। अब डिजीज में होता क्या है बेसिकली, होता ये है कि आपका ज़ाहिर है अगर हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपका जो है अगर वेंटिलेशन रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये भी डेंजरस है ना। आपकी ऑक्सीजन कंजप्शन अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ये भी डेंजरस है। तो इस वजह से क्या सीन है कि हमने सबको इनको कंट्रोल में रखना है बेसिकली, ठीक है, कि हमने इनको कंट्रोल में रखना है ताकि जो है ना वो प्रॉब्लम ना हो। तो जी दिस इज द बेसिकली, इसके बाद मेरे ख्याल में अगले हार्मोन्स जो है ना हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह करेंगे, जितने हमने किए ना पढ़ कर आओ। कोई सवाल है तो तुम लोग पूछो, मैं तुम लोग की तब तक अटेंडेंस लूँ, ठीक है। ऑनलाइन ही हूँ मैं, एनी क्वेश्चंस वो तुम लोग लिखते जाओ, मैं उसका जवाब दे रही हूँ, ठीक है।
The class, if you have any questions, you can simply ask. I'm checking your attendance. Let's see. ठीक है जी, कोई सवाल है तो तुम लोग इजीली पूछ सकते हो. और भी स्टूडेंट्स जो इस टाइम प्रेजेंट नहीं हैं, वो अगर ऑनलाइन हो जाएं तो उनकी अटेंडेंस भी जो है ना वो रिकॉर्ड हो जाएगी. अदरवाइज जो इस टाइम ऑनलाइन है ना, ये सिर्फ दे आर, आई एम सीइंग ओनली 22 स्टूडेंट्स हु आर ऑनलाइन एट दिस टाइम. तो रिमेनिंग गेट ऑनलाइन, ताकि मैं तुम लोगों की अटेंडेंस जो है ना वो मैं काउंट कर लूँ और सेव कर लूँ बेसिकली.